नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुल सिंह, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर समाजशास्त्र विभाग। आज हम बीएसओई कोर्स के 1141 कोर्स के तहत खंड 2 की इकाई 4, 5, 6, 7 का अध्ययन करेंगे। इस खंड में हम नगरीय समाजशास्त्र दृष्टिकोण के अंतर्गत पारिस्थितिक, स्थानिक, राजनैतिक अर्थव्यवस्था, नगरीय समाजशास्त्र नेटवर्क दृष्टिकोण तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण आदि का अध्ययन करेंगे और इन सभी के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत घटनाओं प्रघटनाओं का विश्लेषण करने के लिए इन दृष्टिकोणों के माध्यम से सहायता ली जाती है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि दृष्टिकोण का अर्थ क्या है, क्योंकि इसका भी आपको थोड़ा-सा अर्थ जानना आवश्यक हो जाता है। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि सामान्य अर्थों में आप चाहे परिप्रेक्ष्य कह लीजिए या दृष्टिकोण कह लीजिए, दृष्टिकोण का अर्थ होता है कि घटनाओं, प्रघटनाओं, वास्तविकताओं आदि को व्याख्यायित करने का एक ये नज़रिया होता है कि किस प्रकार से हम जो वास्तविकताओं को देख रहे हैं, उनका अवलोकन कर रहे हैं, तथ्यों को एकत्रित कर रहे हैं, उनका विश्लेषण कर रहे हैं, तो उस विश्लेषण करने में हम किस नज़रिए को अपनाएँगे, किस प्रकार से उन घटनाओं की व्याख्या करेंगे। तो यह एक प्रकार से घटनाओं के अवलोकन और विवेचन की एक व्यवस्था है, जिसे हम दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य कह सकते हैं। तो नगरीय जीवन को समझने के लिए हम जिन दृष्टिकोणों और जिस परिप्रेक्ष्य या दृष्टि का अध्ययन करते हैं, उसे हम नगरीय समाजशास्त्र का दृष्टिकोण कहते हैं। नगरीय समाजशास्त्र में अनेक दृष्टिकोण प्रचलित हैं, जिनमें से प्रमुख हैं पारिस्थितिक स्थानिक दृष्टिकोण, नेटवर्क दृष्टिकोण, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण और राजनैतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण इत्यादि। तो आइए सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं नगरीय पारिस्थितिक स्थानिक दृष्टिकोण की। तो इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि नगरीय पारिस्थितिकी स्थानिक जो परिप्रेक्ष्य है, वो सामुदायिक संरचना और संगठन का अध्ययन है और ये शहरों और घनी बस्तियों में देखने को मिलता है। और हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पारिस्थितिक दृष्टिकोण का आधार ये है कि समुदायों में जो व्यक्तियों का एकत्रीकरण होता है, उनके जीवन अवसरों, समूहों के व्यवहार और उसके समग्र परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? तो इसको समझने के लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो नगरीय जीवन के विकास का एक अध्ययन है, ये अत्यंत एक रुचिकर विषय हम इसे कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हम सभी नगरों के प्रति आकर्षित होते हैं और हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण जीवन की अपेक्षा या ग्रामीण समुदाय की अपेक्षा नगरीय समुदाय एक अधिक आकर्षक स्थान है, जहाँ पर सभी मूलभूत सुविधाएँ और सभी भौतिक संसाधन इत्यादि उपलब्ध होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये अभिलाषा होती है कि नगरीय समुदाय का वो हिस्सा बन सके। अब इसी संदर्भ में हम बात करेंगे कि जो 1950 का दशक था, उसमें जो अमेरिकी समाज था, उसकी छवि एक ऐसे देश की थी जो समानता पर आधारित था और जिसमें विषमताएं बहुत कम या नगण्य हुआ करती थी। परंतु 1960 का दशक आते-आते नस्लीय भेदभाव और वहाँ पर जो नृजातीय समूहों के बीच में जो संघर्ष थे, जो गरीबी थी, ये समस्याएं उभर कर अमेरिकी समाज में आने लगीं और इन समस्याओं को नगरीय समस्याओं का नाम दिया गया। तो अब इसमें क्या था कि कैसे हम इन समस्याओं का अध्ययन करें और अध्ययन करने के साथ-साथ उसका समाज पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, ये भी हमें जानना ज़रूरी था। तो अब चूँकि नगरीय समाज ऐसे समाज होते हैं जिनमें श्रम विभाजन होता है और ये श्रम विभाजन जैसे-जैसे नगरीकरण में वृद्धि होती जाती है, वैसे-वैसे ये श्रम विभाजन भी बढ़ता जाता है। और पहले क्या होता था प्राचीन समाजों में या अभी आप कह लें कि नगरीय समाजों के अलावा जो समाज है उनमें जो सामाजिक संरचना होती थी वो नातेदारी और जो व्यक्तिक संबंध होते थे, उन पर आधारित होती थी। परंतु आज का जो मनुष्य है वो तार्किकता पर उसमें तार्किकता का समावेश हो गया है, जिसके कारण जो व्यक्ति है अब वो नातेदारी या इन संस्थाओं को इतना महत्व नहीं देता है। इसके अलावा अनेक संस्थाओं का भी उदय हो रहा था साथ-साथ में और उसके परिणाम स्वरूप जो ये नई-नई संस्थाएँ उत्पन्न हो रही थी,
उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि समाज में नए-नए पेशों का उदय होने लगा। आज भी आप देखते हैं कि जैसे अभी कुछ सालों पहले ही ये आप जैसे जो कैब ड्राइवर जो है पेशा वो आप देख रहे हैं कि नया ही है एक तरीके से कि अब विभिन्न कंपनियों के माध्यम से लोग जुड़ के और टैक्सी अपना चलाते हैं। इसके अलावा आप जो डिलीवरी बॉय जैसे हम ज़ोमैटो या स्विगी जो खाने के ऐप हैं उनसे हम खाना ऑर्डर करते हैं तो हम हमारे घर तक खाना पहुँचाते हैं या फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा जैसे जो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म है, तो उससे अगर हम कोई सामान परचेज़ करते हैं, खरीदते हैं, तो वो हमारे घरों तक पहुँचाते हैं। तो ये आप देखते हैं कि ये पेशे पहले नहीं हुआ करते थे। तो ये जैसे-जैसे नई-नई संस्थाएँ आईं, वैसे-वैसे इनमें काम करने वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। तो अब ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये सब मैं आपको इस संदर्भ में बता रही हूँ ताकि आपको ये जो नगरीय समाज है उसके पीछे जो कारक काम करते हैं वो थोड़ा-थोड़ा आपको एक उसकी समझ हो जाए कि कहाँ से ये जो पारिस्थितिक स्थानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आखिर हम क्या बात करना चाहते हैं, उसमें क्या समझेंगे हम? तो हम ये समझेंगे कि जो नगरीय जीवन होता है सामुदायिक और संगठित रूप में किस प्रकार वो होता है, इसी को जानने का हम प्रयास करेंगे और इसी संदर्भ में कुछ-कुछ अवधारणाओं का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए बारी-बारी से हम चर्चा करते हैं। इसी संदर्भ में पार्क जो रॉबर्ट पार्क हैं, उनका ये कहना था कि किसी भी समाज में नैतिकता वो है जो किसी भी सभ्य समाज का कोई एक मापदंड मतलब उसका महत्व होता है, लेकिन अगर नगरीय समाज के संदर्भ में देखें, तो वो कोई सभ्यता का एकमात्र मानक नहीं कहा जा सकता है। बल्कि आजकल जो नगरीय समाज का मानक जिसे हम कह सकते हैं, वो फैशन और समृद्धि को कह सकते हैं। आज व्यक्ति की पहचान व्यक्ति के रूप में उसका जो स्तर है और उसका जो पहनावा है, उसके आधार पर की जाती है। यानी कि आजकल एक सतहीपन दिखने लगा है। और मनुष्य भी अपने आप का आकलन किस प्रकार करते हैं कि उसको बाकी के मनुष्य या अन्य लोग किस दृष्टि से देख रहे हैं। तो जिस दृष्टि से लोग उसको देख रहे हैं, व्यक्ति अपना आकलन उसी रूप में करता है कि लोग उसके बारे में कैसी धारणाएँ रखते हैं। और आजकल जो स्तर का आकलन हो रहा है कि व्यक्ति ने किस प्रकार का पहनावा पहना हुआ है और उसका स्तर कैसा है, इसके आधार पर भी व्यक्ति का आकलन किया जाने लगा है। जो बनावटीपन या जो एक दिखावटीपन है, वो नगरीय जीवन की पहचान बन रहा है धीरे-धीरे। लेकिन अब हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये केवल इसका मतलब ये नहीं है कि दिखावटीपन बढ़ जाने से या पहनावे या रहन-सहन के स्तर से मनुष्य का अगर आकलन होने लगा है तो संबंधों में आत्मीयता खत्म हो गई है। यहाँ पर ये भी बड़ा दिलचस्प तथ्य है कि व्यक्ति अब विभिन्न लोगों से कैसे व्यवहार रखना है, भले ही उन विभिन्न व्यक्तियों के साथ उसका सामंजस्य अलग प्रकार का हो या उसके जो विचार हैं उन लोगों से तालमेल नहीं खाते हों, लेकिन फिर भी व्यक्ति क्या है कि अपना एक सामंजस्य उन लोगों के साथ बैठा लेता है। क्योंकि भिन्न-भिन्न प्रकार के लोगों से उनको मिलना होता है और हर व्यक्ति की कहते हैं ना कि प्रत्येक मनुष्य एक समान नहीं होता है। हर किसी का व्यवहार, हर किसी की प्रकृति अलग-अलग होती है। तो नगरीय समाज में ये हो जाता है कि व्यक्ति जब इतने विभिन्न लोगों से अंतरक्रियाएँ करता है, मिलता है, तो वो सीख जाता है कि किस व्यक्ति से किस प्रकार का व्यवहार करना है। और ये भी ध्यान रखना हमको होगा कि इसी संदर्भ में जब हम नगरवाद के विकास की बात करते हैं, तो अब इसमें एक नील एंडरसन जो हमारे विचारक हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा दी थी, जिसे हम होबो के नाम से जानते हैं। और ये होबो जो शब्द उन्होंने उन मज़दूरों के लिए इस्तेमाल किया था, जो शिकागो शहर में आए थे। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको एक और तथ्य की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी, वो ये है कि शिकागो जो संप्रदाय है या शिकागो जो शहर है, वही क्यों इतना इस नगरीय समाज के अध्ययन का इतना महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तो उसके पीछे कारण ये है कि जो शिकागो शहर था, शिकागो जो नगर था, वहाँ पर विभिन्न जगहों से, विभिन्न स्थानों से लोग आकर रहने लगे और विभिन्न जो यातायात के साधन थे, चाहे वो रेलगाड़ी या अन्य जो माध्यम से, उन माध्यमों से वो नगर जुड़ा हुआ था। तो लोगों में आने की प्रवृत्ति और शिकागो में बसने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और इस वजह से शिकागो नगर में अनेक परिवर्तन भी देखने को मिले। तो इस यही कारण हम कह सकते हैं कि शिकागो जो संप्रदाय बना,
उसमें ये जो शिकागो नगर में विभिन्न लोगों ने आकर रहना शुरू किया और परिवर्तन देखने को मिले, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आगे चलकर फिर जब नए-नए संस्थान खुले 1892 में जब शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई, तो यही जो नगरीय जीवन में परिवर्तन परिलक्षित हुए थे, इनका अध्ययन किया जाने लगा। के बारे में थोड़ा-सा आपको परिचय दिया। तो आइए वापस चलते हैं होबो जो हमारी अवधारणा थी उस पर। तो नील एंडरसन ने होबो की अवधारणा जो दी, वो उन्होंने मज़दूरों के लिए कहा था, मज़दूरों के लिए शब्द का प्रयोग किया था और ये जो मज़दूर थे, ये ऐसे मज़दूर थे जो कोई भी काम करने को तैयार होते थे और इनके जीवन में स्थिरता का अभाव होता था। स्वाभाविक है कि स्थिरता का अभाव होगा ही कि जो भी उनको काम मिलेगा, जहाँ भी उनको काम मिलेगा, तो वो उस काम की ओर चले जाएँगे और ज़रूरी नहीं है कि उनके जो भी काम हो, उनमें एक स्थायित्व हो, यानी कि कुछ समय के लिए उनको कोई काम मिल सकता है, कुछ समय के लिए उनको कोई काम मिल सकता है। तो इस प्रकार से क्या था कि जो शिकागो नगर था, वहाँ पर अनेक होबो आकर रहने लगे थे। तो ये कहा जाता था कि शिकागो जो नगर था, वो होबो समुदाय की एक प्रकार से राजधानी बन चुका था। और दिलचस्प तथ्य ये भी है कि जो नील एंडरसन थे, वो स्वयं एक होबो थे। तो इन होबो लोगों ने क्या किया कि वहाँ की जो नगरीय संरचना थी, उसको भी प्रभावित किया। अब इसी संदर्भ में जो एंडरसन विभाजित किया और उसमें से होबो को भी एक श्रेणी में रखा। तो इस श्रेणी में जो प्रथम श्रेणी थी, वो मौसमी कामगारों की थी। तो इसमें वो लोग आते थे मुख्यतया जो खेती, कृषि या उनसे संबंधित कार्यों से जुड़े होते थे। दूसरी श्रेणी जो थी वो अप्रवासी श्रमिकों की थी और ये जो आते-जाते रहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान। तीसरी जो श्रेणी थी वो केवल अप्रवासियों की थी जिनके पास कोई काम नहीं था अर्थात ये कोई काम नहीं करते थे, माँग कर अपना काम चलाते थे। चौथी श्रेणी जो थी जिस उसको होमगार्ड के नाम से संबोधित किया गया और ये लोग ऐसे लोग होते थे जो नई परिस्थितियों से, नए स्थान से, नई स्थितियों से अपना सामंजस्य जो इस प्रकार स्थापित कर लेते थे कि वो अप्रवासी प्रतीत ही नहीं होते थे अर्थात उनको देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि ये अप्रवासी हैं। और जो 5वीं श्रेणी थी उनको निकम्मा या बम कहा गया और ये ऐसे लोग होते थे ना जो ना तो श्रमिक होते थे और ना ही अप्रवासी होते थे। पार्क जो रॉबर्ट पार्क हैं, उनका ये कहना था कि जो होबो लोग हैं, वो रूढ़ियों और परंपराओं से मुक्त हुआ करते थे, लेकिन अन्य लोगों जो अन्य श्रमिक थे, उनकी भांति इनको बाकी लोगों से घुलने-मिलने में काफ़ी समय लगा करता था। इसी संदर्भ में एक तथ्य हमको और ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो बेघर लोग होते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे कारण काम करते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति काम करता रहा और उसको काम से निकाल दिया गया हो। कई बार लोग नए काम की तलाश में भी आते हैं या कई लोग ऐसे होते हैं जो मादक द्रव्य का व्यसन करते हैं कुछ। तो ये अनेक कारण हो सकते हैं कि कोई व्यक्ति बेघर हो सकता है। यही बात महिलाओं पर भी लागू होती है। तो जो रॉबर्ट पार्क थे उनका ये कहना था कि जो होबो लोग हुआ करते थे ये रूढ़ियों से और परंपराओं से मुक्त हुआ करते थे। इसी संदर्भ में एक ऐसी श्रेणी भी हुआ करती थी जिनके पास समय तो बहुत होता था लेकिन उनके पास धन नहीं होता था। तो वो विंडो शॉपिंग से अपना काम चलाया करते थे। तो ये होबो के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से किसी नगर में या अगर शिकागो नगर की ही बात कर लें तो वहाँ पर कैसे ये पारिस्थितिकी विकसित हो रही थी और उसका उद्भव हो रहा था। अब आगे हम बात करते हैं कि इसी संदर्भ में थ्रेशर ने भी एक गैंग की अवधारणा विकसित की थी और ये एक तरीके से अपराधी मानसिकता का विश्लेषण उन्होंने किया था। ये जो गैंग होता था, ये इसमें अलग-अलग आयु वर्ग के लोग होते थे, लेकिन फिर भी जो अधिकांशतः इसके सदस्य हुआ करते थे, वो किशोरावस्था के होते थे। तो ये होबो, गैंग इन सब के माध्यम से हमने ये देखा कि शहरी जीवन का जो संगठन होता है, वो इन लोगों से भी बनता है। तो इनको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए जब भी आप नगरीय समाज की पारिस्थितिकी की बात करते हैं। इसीलिए हमने इन विभिन्न अवधारणाओं की चर्चा पारिस्थितिकी दृष्टिकोण के अंतर्गत की। अब आइए बात करते हैं नगर के स्थानिक ढांचे की। तो जो नगर के निकटवर्ती क्षेत्र होते हैं, उसमें जो लोग होते हैं वो हमेशा गतिशील रहते हैं। हालाँकि एक-दूसरे से
काफ़ी विपरीत होते हैं, उनमें परिवर्तनशीलता होती है और जब किसी भी क्षेत्र में, वहाँ के लोगों में परिवर्तनशीलता होगी, तो स्वाभाविक ही है कि वहाँ स्थायित्व का अभाव होगा। अब इसी संदर्भ में जो बर्गेस हैं, उन्होंने जो नगर का एक ढांचा विकसित किया, जो उसके बारे में बताया, तो उसमें उन्होंने एक केंद्रीय वृत्त बताया और ये कहा कि जो ये केंद्रीय वृत्त होता है, ये व्यावसायिक जिले का होता है। दूसरा जो उनका वृत्त था, यानी जो उन्होंने नगर का ढांचा बताया था, तो उसमें उन्होंने जो दूसरा सर्कल रखा, उसको उन्होंने यातायात प्रणाली से जोड़ने वाला क्षेत्र बताया और कहा कि इस पर व्यावसायिक और आर्थिक गतिविधियों का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। फिर उन्होंने तीसरी बात ये कही कि प्राकृतिक क्षेत्र जो होता है वो स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाता है और प्राकृतिक क्षेत्र जो होते हैं वो आर्थिक ताकतों द्वारा निर्मित किए जाते हैं या तैयार किए जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि जो नगरीय समाज को समझने के लिए जो पारिस्थितिक और स्थानिक दृष्टिकोण विकसित किया गया, वो आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम चर्चा करते हैं खंड 2 की इकाई 5 की, जिसके अंतर्गत हम राजनीतिक अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि एक तरीके से जो भी शक्तियां हैं उनका बंटवारा या उनका विभाजन। और ये जो अवधारणा है, ये नीति निर्माण में, राजनीति में पूंजी की क्या भूमिका हो सकती है, उस पर प्रकाश डालती है। और इस अवधारणा का मुख्य बल इस बात पर होता है कि स्थानीय सरकार और पूंजी के अंतर संबंध कैसे होते हैं। अब ये बिंदु भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि पूंजी और जो स्थानीय सरकार है, उनके जो संबंध हैं, उनको हम किसी स्थान विशेष तक सीमित नहीं कर सकते हैं। और ये संबंध जो है वो नगर, राज्य, राष्ट्र, इन सब की गतिविधियों पर आधारित होते हैं। जो एडम स्मिथ हैं, कार्ल मार्क्स हैं, हम इन सभी विचारकों के विचारों में राजनीतिक अर्थव्यवस्था की झलक देख सकते हैं। और आर्थिक प्रणाली की व्याख्या के लिए इन विचारकों ने किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था का प्रयोग किया है, ये भी हम जान सकते हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि नगरीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। तो नगरीय अर्थव्यवस्था की जो अवधारणा है, ये मुख्यतः स्थानीय सरकारों के साथ पूंजी के कैसे संबंध हैं, उस पर बल देती है। और ये जो तत्व होते हैं, ये स्थानीय स्तर से लेके वैश्विक स्तर तक मौजूद होते हैं। ये संबंध जो होते हैं, अर्थात कौन से संबंध? स्थानीय सरकार और पूंजी के संबंध, ये स्वयं नहीं बनते हैं। अर्थात ये अचेतन रूप से विकसित नहीं होते, बल्कि चेतन रूप से विकसित होते हैं। इनको जानबूझ के निर्मित किया जाता है। और ये जो संबंध है, ये इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि कोई नगर है, कोई राज्य है, कोई राष्ट्र है, ये किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, उस पर निर्भर करते हैं ये संबंध। तो जो नगरीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था है, वो इस बात पर भी बल देती है कि नगर के अंदर की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संरचना के विनियोजन के लिए एक शक्तिशाली विरोधी तंत्र भी होता है। तो चलिए, आशा करती हूँ कि आपको ये अवधारणा समझ में आई होगी। तो हम बात करते हैं कि जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है, ये किन चीजों पर बल देती है। सर्वप्रथम तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था की अवधारणा है, ये राजनीति और अर्थव्यवस्था के संबंधों पर प्रकाश डालती है। अर्थात इसके अंतर्गत हम सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को समझने का प्रयास करते हैं और अर्थशास्त्र और राजनीति के संबंध को भी देखते हैं कि किस प्रकार जो आर्थिक संगठन है वो राजनीति को प्रभावित करता है और जो राजनीति है वो किस प्रकार अर्थतंत्र को प्रभावित करती है। अब इस संबंध में मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट करूंगी कि जैसे एक राज्य है, मान लीजिए अभी अगर हम एकदम करंट एग्जाम्पल की बात करें, तो अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न निवेशकों को, पूंजीपतियों को आमंत्रित किया गया है। अब यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से राज्य और जो अर्थ के संबंध है वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर क्या होता है कि कैसे एक राज्य जो है वो अपने यहाँ निवेशकों को आकर्षित कर सकता है। अब यहाँ पर राज्य या राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली जो सरकार है, उसके द्वारा निवेशकों को लुभाने के लिए या उनको
उनके द्वारा निवेश हो उनके प्रदेश में, अपने राज्य में, तो उसके लिए कई प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी कि जैसे कुछ शुल्कों में कटौती कर दी जाएगी और जो किसी उद्योग को लगाने के लिए या उसका विस्तार करने के लिए जो भी मूलभूत आवश्यकताएँ होंगी, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा हर प्रकार से सहायता की जाएगी। तो देखिए कि अर्थव्यवस्था का विस्तार करने के लिए किस प्रकार से राज्य द्वारा एक कह सकते हैं आप फील्ड तैयार की जाती है या एक जो है वो परिवेश तैयार किया जाता है कि निवेशकों को भी लगे या पूंजीपतियों को ये लगे कि हाँ, हम यहाँ पर अपनी पूंजी निवेश कर सकते हैं और यहाँ पर पूरी तरह से हमारी जो पूंजी है वो सुरक्षित होगी और भविष्य में चल के जो उद्योग वहाँ पर विकसित होंगे उससे विभिन्न प्रकार के रोजगार उत्पन्न होंगे और उससे क्या होगा कि समाज, राज्य और अंततः देश का विकास होगा। तो यहाँ पर आप इस माध्यम से समझ सकते हैं कि कैसे अर्थव्यवस्था और राजनीति एक दूसरे से संबंधित हैं। अब इसी क्रम में हम बात करेंगे कि जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है उसके तत्व कौन-कौन से होते हैं। तो आपको इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगी कि इसके 4 तत्व होते हैं उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, दूसरा होता है वितरण अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा होता है विनिमय एक्सचेंज और इसका जो चौथा तत्व है वो होता है खपत या जिसे आप उपभोग अर्थात कंजप्शन कहते हैं। तो उत्पादन जो होता है उसके भी जो 2 मुख्य तत्व होते हैं उनको हम श्रम और पूंजी के नाम से जानते हैं। श्रम क्या है कि श्रमिक द्वारा किया जाता है उत्पादन कार्य हेतु और इसमें भी है कि वो किस प्रकार से अपना श्रम इसमें लगा रहा है। किसके निर्माण में? अंततः वो पूंजी का ही निर्माण करता है, श्रमिक जो होता है वो श्रम के द्वारा। तो और दूसरी इसमें जो उत्पादन का मुख्य तत्व है वो क्या है? पूंजी है और पूंजी हम किसे कहते हैं? जो श्रम का परिणाम होती है वो अंततः एक बचत के रूप में सामने आती है और फिर वो आगे चल के निवेश के रूप में फिर मतलब जो पूंजी है जो बचत के रूप में हमने इकट्ठा की है, फिर वो निवेश बन के आगे किसी उत्पादन कार्य में लगा दी जाती है। दूसरा जो वितरण हमने जिस तत्व की बात की, तो उसमें क्या होता है कि जो किराया है, वेतन है, लाभ हैं, इन सबको शामिल किया जाता है। किराया जैसे कि कोई अगर उपजाऊ ज़मीन है या कोई इस प्रकार की ज़मीन है जिससे हमें लाभ मिल सकता है, तो मुख्यतया उपजाऊ ज़मीन से ही किराया मिलेगा, बंजर ज़मीन से तो हमें मिलेगा नहीं। वेतन क्या है कि जो पूंजीपति और श्रमिक के बीच में जो धन बचता है, वो वेतन के रूप में श्रमिकों को मिलता है। अर्थात कि उत्पादन प्रक्रिया में जो श्रमिकों के हाथ में जो चीज़ आती है वो वेतन कहलाती है। श्रमिकों के हाथ में जो धन आता है वो वेतन के रूप में कहलाता है। और तीसरा जो हमारा तत्व है विनिमय, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो चीज़ है, उसको हम दूसरे को देने का प्रयास करते हैं और इसके द्वारा हम ये प्रयास करते हैं कि हमारे पास जो वस्तु नहीं है, हमारे पास जिस वस्तु का अभाव है, तो हम उसको प्राप्त करें। अर्थात जो हमारे पास है, हम उसको दूसरे को देके और जो चीज़ हमारे पास नहीं है, वो हम दूसरे से ले लें। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना आवश्यक है कि आप जिस मात्रा में चीज़ दे रहे हैं, वस्तु दे रहे हैं, उसी मात्रा में आपको वो वस्तु प्राप्त होगी और यही जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि विनिमय का एक नियम भी है। जैसे कि अगर आप कह लें कि गेहूँ की भी माँग है और चावल की भी माँग है, तो अब चावल की माँग मान लीजिए कि ज़्यादा हो जाती है, तो अब अगर हम इन दोनों का विनिमय करेंगे तो इसमें ये नहीं होगा कि जिसकी माँग ज़्यादा है हम उसकी आपूर्ति भी ज़्यादा करें। आप जिस मात्रा में गेहूँ दे रहे हैं उसी मात्रा में आपको चावल भी मिलेगा। तो ये हो गई विनिमय की बात कि विनिमय में जितना प्राप्त होता है उतना ही दिया जाता है और ये विनिमय का एक आधारभूत नियम है। और चौथा जो हमारा तत्व है जिसे हम खपत कह रहे हैं या उपभोग कह रहे हैं तो ये उपभोग जो है वो हम 2 रूपों में देख सकते हैं। पहला हम इस रूप में देख सकते हैं कि जिसे हम उत्पादात्मक उपभोग कहते हैं, उसमें क्या होता है जो उत्पादन प्रक्रिया में शामिल जो संसाधन होते हैं उनको उपभोग से हम इसका अर्थ लगाते हैं और ये जो उपभोग होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं।
वेतन है, मशीन यातायात के साधन हैं और कच्चा माल है। और जो उत्पादात्मक जो उपभोग होता है, हम यानी कि ये उस श्रेणी का है जिसके बदले हम कोई आय प्राप्त नहीं कर सकते या जिसके बदले कोई धन या पूँजी का निर्माण नहीं होता है। तो ये जो चारों तत्व हैं जिसकी हमने चर्चा करी, उत्पादन जिसके अंतर्गत श्रम और पूँजी, वितरण जिसके अंतर्गत किराया, वेतन, लाभ, फिर तीसरा जो बिंदु है विनिमय, और चौथा जो बिंदु है खपत या उपभोग। इसमें हमने उपभोग के 2 स्वरूपों की चर्चा की, उत्पादात्मक और अनुत्पादात्मक। तो ये सभी तत्व मिलकर राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं कि जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है, इसकी विचारधाराएँ कौन-कौन सी हैं। तो इसको समझने के लिए हम मुख्य रूप से 2 विचारधाराओं की चर्चा यहाँ पर करेंगे। सर्वप्रथम हम नव मार्क्सवादी विचारधारा की चर्चा करेंगे और उसके बाद नव वेबेरियन विचारधारा की बात करेंगे। तो इससे पहले हम थोड़ा-सा इस बिंदु पर प्रकाश डाल लें कि जो एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो हैं, इनको श्रेय दिया जाता है राजनीतिक अर्थव्यवस्था की संकल्पना को गढ़ने का। तो चलिए इससे संबंधित विचारधाराओं पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। तो जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था को समझने की नव मार्क्सवादी विचारधारा है, वो असल में जो मार्क्स ने अपने मार्क्स का जो विश्लेषण था, उनका जो सिद्धांत था, उसमें उन्होंने एक बिंदु को छोड़ दिया था जो कि राजनीति के रूप में था। तो कहीं न कहीं नव मार्क्सवादी विचारधारा के द्वारा इस छूटे हुए बिंदु को शामिल करने का प्रयास किया गया। तो जितने भी नव मार्क्सवादी विचारक थे, जैसे आप हेबरमास की बात कर लें, अल्थूज़र की बात कर लें, तो इन सब ने राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच में कैसा संबंध है, उनको दर्शाने का प्रयत्न किया। जबकि मार्क्स ने केवल आर्थिक कारकों की ही बात की थी और ये कहा था कि समाज में जो परिवर्तन है, वो केवल आर्थिक कारकों या अर्थव्यवस्था के द्वारा ही आता है। जबकि नव मार्क्सवादियों ने अपने विश्लेषणों में ये पाया कि राजनीति भी आजकल एक महत्वपूर्ण तत्व बन चुकी है, तो इसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो इसी संदर्भ में हम हैबरमास की चर्चा यहाँ अवश्य करेंगे, जिससे कि आपको ये अवधारणा या ये जो विचारधारा है, उसको समझने में आपको सहायता मिलेगी। तो हेबरमास जो हैं, जो एक प्रमुख नवमार्क्सवादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं और जो जर्मनी का फ्रैंकफर्ट संप्रदाय, फ्रैंकफर्ट स्कूल जिसे हम कहते हैं, उससे संबंधित हैं। तो उन्होंने अपने विश्लेषणों में ये एक लाइफ वर्ल्ड और एक सिस्टम, यानी कि इन 2 अवधारणाओं की बात की थी, जिसे उन्होंने जीवन प्रणाली, जीवन संसार और प्रणाली कहा था। जो प्रणाली अर्थात जो सिस्टम की अवधारणा थी, उसमें उन्होंने राज्य और अर्थ को रखा था, जो कि समाज के यांत्रिक तत्वों से मिलकर बनती है। और जो जीवन प्रणाली या जीवन संसार की बात जिन्होंने की थी, उसमें उन्होंने संस्कृति के विभिन्न पक्षों को रखा था और सामाजिक संस्थाओं जैसे विवाह, परिवार और विभिन्न प्रकार के मूल्य, रीति रिवाजों, इन सबको शामिल किया था। हैबरमास का इस संदर्भ में ये कहना था कि सामान्यतः अगर देखा जाए तो जो प्रणाली होती है, अर्थात जो राज्य और अर्थव्यवस्था होती है, वो क्या करती है कि जो हमारा लाइफ वर्ल्ड है, जिसे जीवन संसार हम कह रहे हैं, उस पर अपना प्रभुत्व बनाए रखती है। और ये प्रभुत्व क्यों बनाए रखती है? क्योंकि जो जीवन संसार होता है, अर्थात जो समाज और संस्कृति होती है, वो क्या होती है कि अपेक्षाकृत कम गतिशील होती है, उसमें परिवर्तन इतनी तेजी से नहीं होते हैं। जबकि जो प्रणाली जिसे हम कह रहे हैं, राज्य और अर्थ, ये दोनों क्या होते हैं कि गतिशील होते हैं और इसीलिए वो क्या करते हैं कि अपना प्रभुत्व कायम रखते हैं और अपना एक तरीके से दबदबा बनाए रखते हैं किस पर? जीवन संसार पर। तो हैबरमास का ये कहना था कि जैसे हम उपनिवेशवादी देशों का चरित्र देखते हैं, तो उसी प्रकार से क्या है कि राज्य और अर्थ भी जो जीवन संसार है, उसको अपने अधीन रखते हैं और उसको एक तरीके से अपना उपनिवेश बना लेते हैं और अपने हितों की पूर्ति के लिए जीवन संसार या जीवन प्रणाली के जो संसाधन होते हैं, उनका दोहन करने लगते हैं। हैबरमास ने एक तथ्य और इसमें चर्चा की थी कि जो राज्य और अर्थ है, इनके बीच में एक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। किस प्रकार का संबंध? कि दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा उठ खड़े होते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी अर्थतंत्र में कोई संकट आ गया,
कि मंदी आ रही है या कुछ आ रहा है, तो जो राज्य होता है वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक उपाय अपनाने लगता है, जैसे कि करों में वृद्धि कर देना, करों अर्थात विभिन्न प्रकार जो टैक्सेस हैं उनमें वृद्धि कर देना, वस्तुओं के दाम बढ़ा देना। तो उससे क्या होगा कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था या वहाँ का जो अर्थतंत्र होगा वो सुदृढ़ हो जाएगा। और इसी प्रकार से जब राज्य पर कोई संकट आता है तो फिर वो आर्थिक प्रणालियाँ वहाँ की उस राज्य के संकट को संभाल लेती हैं। तो हैबरमास ने इन दोनों के बीच में एक गहरा संबंध पाया और ये बताया कि किस प्रकार ये दोनों मिलके एक उपनिवेश स्थापित कर लेते हैं, जीवन प्रणाली को अपने प्रभुत्व में रखते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि हैबरमास का ये जो इस संदर्भ में विचारधारा थी, जो उन्होंने संसार और अर्थात जीवन संसार और प्रणाली के रूप में बताई, वो आपको समझ में आई होगी। अल्थुज़र ने भी अपना जो नव मार्क्सवादी या सिद्धांत था उनका, तो उसमें उन्होंने 3 तत्वों को शामिल किया था, अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति। हालाँकि इनके विचार थोड़े हैबरमास से अलग हैं, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि ये जो तीनों तत्व हैं, ये आपस में एक-दूसरे पे निर्भर नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। अर्थात जो आर्थिक कारक हैं, उनको आर्थिक कारकों के रूप में देखा जाना चाहिए, जो राजनीतिक कारक हैं उनको राजनीतिक कारकों के संदर्भ में उनकी विवेचना करनी चाहिए, और जो सांस्कृतिक कारक हैं उनको सांस्कृतिक तत्वों के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। तो जहाँ हम देखते हैं कि हैबरमास वो राज्य और अर्थ में एक संबंध दिखा रहे थे, अल्थुज़र ने भी हालांकि बात की है दोनों की, लेकिन फिर भी उन्होंने इन तत्वों को एक दूसरे से स्वायत्त और पृथक बताया है। तो हम देखते हैं कि जो नव मार्क्सवादी विचारधारा है राजनीतिक अर्थव्यवस्था की, उसमें ये दर्शाने का प्रयास किया जाता है कि वर्तमान समय में जो भी राजनीतिक प्रणालियां हैं, जो भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, वो अर्थव्यवस्था से प्रभावित होती भी हैं और उसको प्रभावित करती भी हैं। दूसरा, इसी संदर्भ में एक नवविवरवादी विचारधारा का भी उदय हुआ था। तो इसमें मुख्य रूप से ये कहा गया था कि नगर जो होते हैं, वो किस प्रकार से पूंजीपतियों के लिए धन उत्पन्न करने का स्थान बन जाते हैं, इस बात पर बल दिया गया था। और ये जो नवविवरवादी विचारधारा थी, इसकी मान्यता ये थी कि जो सामाजिक ताकतें होती हैं, जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक शक्तियां होती हैं, वो निहित स्वार्थों पर नियंत्रण रखने और नगरीय जो अभिजात वर्ग, जिसे हम एलीट क्लास कहते हैं, उन पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखने के लिए उकसाने का काम करती हैं। और सबसे बड़ी बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि नगरीय क्षेत्रों पर जो शासन करना होता है, वो केवल नगरीय सरकारों का ही काम नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि नगरीय क्षेत्रों में शासन करने में जो निजी उद्यम होते हैं या निजी जो उद्यमी होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ जो एक एलीट क्लास होता है, जो एक अभिजात वर्ग होता है, उसका भी कहीं ना कहीं हाथ इसमें होता है। आप देखते ही होंगे, और अक्सर हम ये तर्क करते हुए लोगों को देखते भी हैं कि सरकारें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के हितों में काम करती हैं, या ऐसी नीतियां बनाती हैं कि जिससे पूंजीपतियों को अधिकाधिक लाभ हो सके। हालांकि अब कितनी सत्यता इस तथ्य में है, किस सीमा तक है, कितनी नहीं है, ये बाद का विषय है। फिलहाल हम यहाँ पर नववेवरवादी जो विचारधारा है उसकी मान्यता की बात कर रहे थे, ताकि आपको राजनीतिक अर्थव्यवस्था की एक समझ विकसित हो सके। तो इस जो इकाई के अंतर्गत हमने राजनीतिक अर्थव्यवस्था की चर्चा की, इसमें हमने सर्वप्रथम ये जाना कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है शक्तियों का विभाजन, और इसमें हम जो सरकारें हैं और जो पूंजी है, उनके संबंधों को देखते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं। इसमें हम राजनीति और अर्थ के मध्य जो एक संबंध होता है उसको देखते हैं, और इसमें जो इसके जो तत्व होते हैं उनको हमने समझा, उनकी विवेचना की, और फिर हमने इससे संबंधित विचारधाराओं की चर्चा की, जिसमें मुख्य रूप से नव मार्क्सवादी विचारधारा और नवविवरवादी विचारधारा का हमने विश्लेषण किया। तो आइए अब हम इकाई 6 की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत हम नेटवर्क दृष्टिकोण की चर्चा करेंगे। अब नेटवर्क दृष्टिकोण की चर्चा हम करें उससे पहले हम ये जान लें कि जो आजकल का जो युग है, इसको एक तरह से कहा जा रहा है कि ये औद्योगिक क्रांति का चौथा युग है। अर्थात जो सूचना और प्रौद्योगिकी का इतना ज़्यादा समाज पर प्रभाव पड़ चुका है कि हमारे जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है, कोई भी ऐसा आयाम नहीं है जिसका प्रभाव
सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव ना पड़ा हो। तो नेटवर्क दृष्टिकोण जो है, इसके माध्यम से हम क्या करेंगे कि इसके द्वारा हम जो सूचना और प्रौद्योगिकी का जो प्रभाव पड़ा है संबंधों पर, उसका विश्लेषण करेंगे, उसकी चर्चा देखेंगे। तो हम ये देखते हैं कि समाज का जो विचार है, जब उसमें हम नेटवर्क को समाहित कर लेते हैं, तो उस समाज को हम नेटवर्क समाज की संज्ञा देते हैं। और ये जो समाज है, ये हमको वैश्विक परिदृश्य में देखने को मिलता है। उसके साथ हम जुड़ सकते हैं और आधुनिक प्रौद्योगिकी से भी संबंधित हो जाते हैं। और इसके द्वारा क्या होता है कि समाज में संपर्क करने के जो नए-नए रास्ते हो सकते हैं, जो नए-नए आयाम हो सकते हैं, जो नए-नए विकल्प हो सकते हैं, वो विकसित होते जाते हैं। तो नेटवर्क समाज की जो अवधारणा है, वो आज के युग में बहुत अधिक प्रासंगिक हो जाती है। इसी संदर्भ में जो विचारक हैं मैनुअल कैसल, उन्होंने अपनी पुस्तक, जो कि द इंफॉर्मेशन एज, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर नामक 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। उसके पहले खंड में द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी, उनके इस पुस्तक के पहले खंड का नाम था द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी। उसमें उन्होंने इन नेटवर्क समाजों की चर्चा की थी, मैनुअल कासल ने। और उन्होंने नेटवर्क समाजों की चर्चा करते हुए कहा कि ये जो नेटवर्क समाज है, ये ऐसा समाज है जिसकी संरचना, अर्थात जिसकी सामाजिक संरचना माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक आधारित सूचना और संचार तकनीकों द्वारा संचालित नेटवर्क से निर्मित होती है। हमको यह भी तथ्य ध्यान में रखना होगा कि 1990 के दशक में सर्वप्रथम इस नेटवर्क सोसाइटी शब्द का प्रयोग किया गया था। अब एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि ये जो नई सामाजिक संरचनाएं हैं, ये 20वीं शताब्दी में कुछ ऐसी गतिविधियां हुई थी समाज में, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हुई थी, जिनके परिणाम स्वरूप ये नई सामाजिक संरचनाएं उभर कर सामने आई, जिसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं अर्थव्यवस्थाओं का, औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्गठन था, जिसमें नए नए बाजारों का विकास हुआ। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारा राष्ट्र राज्य की अवधारणा थी, वो कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ने लगी थी और देश की सीमाओं के भीतर ही जो इंक्लूज़न और एक्सक्लूज़न था, अर्थात जो समावेशन और अपवर्जन था, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि 1960 और 70 का जो दशक था, वो विभिन्न प्रकार के आंदोलनों का दशक था, जिसमें मुख्य रूप से पर्यावरणीय आंदोलन, नारीवादी आंदोलन और जो अनेक नागरिक आंदोलन थे, इन सब का एक प्रकार से प्रभाव था समाज में। तो इससे क्या हुआ कि इन सब आंदोलनों ने मनुष्यों को ये एक मौका दिया, एक अवसर दिया कि वो एक बेहतर नेटवर्क का निर्माण कर सकें। और जो ये स्वाधीनता आंदोलन पर जो बल दिया गया, उससे क्या हुआ कि जो संपर्क स्थापित करना था और जो आधुनिक नेटवर्क संरचनाएं थी, इनकी जो प्रणालियां थी, वो अधिक व्यापक रूप में लोगों के समक्ष उपलब्ध हो गईं। इसके अलावा इसका प्रभाव एक ये भी हुआ कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांति आ गई और नेटवर्क समाज जिसे हम कह रहे हैं, वो तेजी से विकसित होने लगा। नगरीय समाजशास्त्र में नेटवर्क परिप्रेक्ष्य क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, ये हम इस इकाई के अंतर्गत चर्चा करेंगे। क्यों हम इसको एक दृष्टिकोण कह रहे हैं। हम सभी इस बात को नकार नहीं सकते, इस तथ्य को नकार नहीं सकते कि आज हमारा जो जीवन है, वो कहीं न कहीं सूचना प्रौद्योगिकी पर पूरी तरह से निर्भर हो चुका है। और इसमें क्या है कि शक्ति और सशक्तिकरण की अवधारणा जो है, हमको विभिन्न रूपों में देखने को मिलती है। तो शक्ति हम किसे कहते हैं? शक्ति हमारी वो क्षमता होती है कि हम अपनी इच्छा अनुसार दूसरों से कार्य करा सकें, भले ही उस मनुष्य की उस कार्य को करने की इच्छा हो अथवा ना हो। अब ये आधुनिक युग में या नेटवर्क समाजों में कैसे देखने को मिलती है? तो हम जिससे संपर्क स्थापित कर रहे हैं, उस संपर्क को हम कैसे नियंत्रित करते हैं और उस पर कैसे प्रभाव डालते हैं, ये नेटवर्क समाज की एक प्रमुख शक्ति का स्वरूप हम कह सकते हैं इसे, कि जिससे हम संपर्क साध रहे हैं, उस पर हमारा नियंत्रण कैसे है और कैसे हम उसको प्रभावित कर रहे हैं, ये शक्ति कहलाएगी।
और नेटवर्क समाजों पर वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव हमको ये देखने को मिला कि अब जो सामाजिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक ये जो संबंध हैं, ये व्यक्ति की व्यक्तिगत स्थितियों से बंधे हुए नहीं हैं। अर्थात अब कोई इनकी सीमा नहीं रह गई है। ये वो शक्ति हो गई है जो सभी स्थानीय जो क्षेत्रीय बाधाएँ हैं, उनको पार कर सकती है। नेटवर्क समाज आने से क्या हुआ कि नगरीय समाज में सबसे अधिक परिवर्तन आया। अब क्या है कि सभी नगर जो है वो नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं समाज के, वो विभिन्न जनसंचार माध्यमों द्वारा कहीं भी बैठकर संपर्क और संवाद स्थापित कर सकते हैं। अर्थात हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के दुनिया के किसी भी समाज से अपना संपर्क स्थापित कर सकते हैं और इसके लिए हमें कोई प्रत्यक्ष संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पहले जो हमारा संपर्क होता था, जो संवाद होता था, वो प्रत्यक्ष होता था। लेकिन अब इस सूचना प्रौद्योगिकी का जो प्रभाव पड़ा उसमें ये अवधारणा पूरी तरह से परिवर्तित हो गई कि आपको संवाद करने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति स्वयं से भी कर सकता है। ये प्रत्यक्ष संवाद अब इतने प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। लेकिन इसका जो पारस्परिक संबंधों पर प्रभाव पड़ा वो काफ़ी मतलब हम कह सकते हैं कि नकारात्मक रहा है या बुरा रहा है। कैसेल्स का भी इस संदर्भ में ये कहना था कि नेटवर्क से जो है वो अनेक प्रकार की सामाजिक गतिविधियां जुड़ गई हैं। विभिन्न प्रकार की जो संस्कृतियां हैं, रचनात्मक क्षेत्र हैं या स्वतंत्रता के बाद जो है वो नए क्षेत्र की जो पहुंच है वो वैश्विक स्तर पर पूरे मानव समाज तक हो गई है। अर्थात किसी भी समाज में कोई संस्था है या कोई सूचना है तो अब उस पर किसी समाज का एकाधिकार नहीं रह गया है। हम सभी देखते हैं कि पूरे विश्व में जो घटनाएं हो रही होती हैं तो जहां पर वो घटना हो रही है उस स्थान को तो वो घटना प्रभावित करती ही है, उसके साथ साथ विश्व के सभी समाजों पर उसका असर देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम रूस और यूक्रेन युद्ध की बात कर लें तो वहां पर लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। करीब करीब एक वर्ष का समय हो चला है, कुछ दिनों बाद पूरा हो जाएगा। तो उसका हमें काफ़ी जो आर्थिक प्रभाव था या जो सामाजिक प्रभाव था वो हमें देखने को मिला। जो यूक्रेन में जो लोग फँस गए थे उनको निकाला गया, किसी प्रकार से उनके देशों को पहुँचाया गया। उनके अपने देशों तक। तो कहने का अर्थ ये है कि विश्व के किसी भी समाज में, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में कोई घटना घट रही होती तो केवल वहाँ के लोगों को ही, वहाँ के परिवेश को ही प्रभावित नहीं करती है, बल्कि उसका जो असर होता है वो व्यापक होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों तक तुरंत सूचनाएँ पहुँच जाती हैं। लोगों तक तुरंत उसका जो एक प्रकार से विस्तार हो जाता है, ठीक है? और दूसरा इस संदर्भ में हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सूचनाएँ जो हैं, अब इसमें एक बात ये भी आती है कि कई बार क्या होता है कि सूचनाओं के आदान-प्रदान की प्रक्रिया में जो सूचना देने वाले हैं, अर्थात जो भेजने वाला है सूचना, वो जिस पर भेज रहा है, उस पर कहीं न कहीं अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि हम सूचना प्रदान करने वाले के नियंत्रण या उसके प्रभुत्व को स्वीकार करें। हम केवल ये कर सकते हैं कि हम सूचना को हम प्राप्त कर लें और उससे प्रभावित ना हों। हालाँकि ऐसा होता नहीं है और विभिन्न संस्कृतियों के माध्यम जो विभिन्न संस्कृतियों पर जो प्रभाव पड़े हैं, वो इस रूप में सबसे ज़्यादा पड़े हैं कि कई संस्कृतियों ने तो इस सूचनाओं के आदान-प्रदान का जो ये संजाल विकसित हुआ, एक नेटवर्क जो विकसित हुआ, इसमें कहीं न कहीं उन्होंने अपनी मौलिकता ही समाप्त कर दी। तो अब ये निर्भर करता है कि जो सूचना या जो संदेश हमको मिल रहे हैं, हम उनको किस सीमा तक ग्रहण कर रहे हैं। और ये एक तरह से नेटवर्क समाजों की प्रमुख विशेषता है। आज के युग को कहा भी गया है कि आज के युग में वही व्यक्ति शक्तिशाली है जिसके पास सूचनाओं का भंडार है। तो आप इस कथन से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूचनाओं का कितना ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर हो गया है कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली उसी को माना जाने लगा है जो व्यक्ति आज के टाइम में सूचनाओं का सबसे अधिक संग्रह किया हुआ या जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि अपडेट है व्यक्ति। तो इसमें दूसरी चर्चा हम ये भी करेंगे कि जो नेटवर्क समाज होते हैं या हम जिस परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं तो वो परिप्रेक्ष्य आखिर में समझाना क्या चाहता है। इसका जो एक हम कहते हैं कि जो नज़रिया है या इस दृष्टिकोण का जो एक
विस्तार है वो इस रूप में है कि जो नगरीय समाज है अब वो नेटवर्क पूरी तरह से उनमें बन चुका होता है, लोगों की संख्या अधिक होती है, जो इंटरनेट के साधन ज़्यादा मतलब वैसे तो अब ग्रामीण समाजों तक भी उनकी पहुँच हो गई है, लेकिन फिर भी शहरी उपभोक्ता या शहरी समाज में उसके उपभोक्ता ज़्यादा होते हैं। तो विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम चाहे वो फ़ेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इन सब से जो लोग होते हैं वो एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं और केवल अपने देश की सीमाओं में नहीं बल्कि ये सीमाएँ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कुछ भी हो सकती हैं। तो ये जो सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार हुआ है, इसने ना केवल हमारे संबंधों को बल्कि एक तरह से कह लें कि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया और हमारे जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं, इन सब में अपना प्रभाव डाला। अब चर्चा करते हैं हम इकाई 7 के अंतर्गत अ, जो हमारा परिप्रेक्ष्य है और आज का जो अंतिम हमारा विषय है सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। तो इससे पूर्व मैं ये आशा कर रही हूँ आपसे कि अभी तक आपने पारिस्थितिक स्थानिक दृष्टिकोण का आशय समझ लिया होगा और जो हमने राजनीतिक अर्थव्यवस्था की बात की, उस दृष्टिकोण की बात की जिसके माध्यम से हम राजनीति और अर्थव्यवस्था को समझते हैं। इसके अलावा हमने नेटवर्क समाज की बात की जो पूर्णतया सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है और इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि नगरीय समाज में आने वाले परिवर्तनों की व्याख्या कर सकते हैं कि किस प्रकार से सूचना प्रौद्योगिकी ने मनुष्य के जीवन के विभिन्न आयामों को प्रभावित किया। अब चलते हैं हम सांस्कृतिक कारकों की ओर और ये जो सांस्कृतिक कारक होते हैं ये जो हैं वो व्यक्ति के विभिन्न जो उसकी एक तरह से कह लें उसका जो परिवेश है, उसके आस-पास जो घटनाएँ हैं, वो कैसे प्रभावित करते हैं। तो सांस्कृतिक कारकों की इसमें भूमिका होती है। अब किस प्रकार से होती है, इसी पर हम प्रकाश डालेंगे। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। सांस्कृतिक जो प्रभाव है हमारे उनका विश्लेषण करने से पूर्व हमें नगरीकरण और नगरवाद की एक जो अवधारणा है उसको थोड़ा सा एक बार फिर से रिकॉल करना होगा क्योंकि तभी आपको ये जो सांस्कृतिक कारक हैं वो अधिक स्पष्ट हो पाएंगे। तो हमने जब अपने पिछले व्याख्यानों में बात की थी कि नगरीकरण जो थी वो कैसी प्रक्रिया थी कि जिसमें नगरों का विस्तार होता है और ये विस्तार केवल जनसंख्या के रूप में नहीं होता बल्कि ये जो विस्तार होता है वो नगरीय क्षेत्र जो है वो जब उसकी जीवन शैली का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो जाता है, नगरीय क्षेत्र और अधिक विकसित होने लगते हैं, तो इसे हम नगरीकरण कहते हैं। और इस नगरीकरण ने अनेक परिणामों को उत्पन्न किया जिसमें हमने मुख्य रूप से देखा था कि महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया था, उनकी शैक्षिक स्थिति में, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा था। पारिवारिक जीवन पर इसके प्रभाव पड़े थे, राजनीति पर प्रभाव पड़े, औद्योगीकरण में वृद्धि हुई, औद्योगीकरण के साथ-साथ अनेक रोज़गार के अवसर उपलब्ध हुए, अर्थात अनेक कारकों की हमने उसमें चर्चा की थी। और उसमें हमने ये भी देखा था कि इसके परिणामस्वरूप अनेक समस्याओं का भी जन्म हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से मलिन बस्ती की समस्या थी, जनसंख्या की समस्या थी, अतिक्रमण की समस्या थी और जो अपराध और बाल अपराध थे इनकी समस्या थी। तो ये सब क्या है कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक ही हैं जो कि किसी भी नगर के परिवेश को प्रभावित करते हैं। और इसके अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि जो नगरवाद है, नगरवाद की जो हमने चर्चा की थी कि इस रूप में हमने उसकी चर्चा की थी कि नगरवाद जो होता है हम उसका आशय कई बार नगरीयता से ही लगा लेते हैं या नगरीकरण और नगरीयता इन सबको हम एक ही अवधारणा समझ बैठते हैं जो कि उचित नहीं है। तो नगरवाद क्या था कि नगरीय जीवन शैली की विशेषताओं को स्पष्ट करने वाला एक महत्वपूर्ण अवधारणा कह लीजिए या बिंदु कह लीजिए। तो नगरवाद क्या है कि नगरीय जीवन की विशेषताओं को बताता है। अब इसमें क्या है कि जो नगरीकरण है, जो नगरवाद है, ये मुख्यतया किससे विकसित होते हैं? तो सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से ही विकसित होते हैं। समाज में जो अनेक आजकल विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक जो हमारे कह लीजिए संस्थान हैं, वो खुल रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि थिएटर हैं, सिनेमा हॉल हैं, पुस्तकालय हैं, अनेक नए-नए क्लब हैं। ये सब क्या है कि अनेक सांस्कृतिक संस्थाएँ हैं और इनसे क्या है कि व्यक्ति किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ होता है और जब व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है तो उस पर इन सभी का प्रभाव किसी न किसी रूप में अवश्य देखने को मिलता है।
और अगर व्यक्ति इनसे जुड़ा हुआ नहीं है तो कहीं न कहीं हम ये मान बैठते हैं कि जो अमुक व्यक्ति है वो इतना अपडेट नहीं है या फिर वो नगरीय जीवन से अभी तक अपना सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाया है। कि व्यक्ति निकलते हैं, एक दूसरे से अंतर क्रिया करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो दूसरों से प्रभावित होते भी हैं और दूसरों को प्रभावित करते भी हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, उसमें मानव समाज की संस्कृति जो है वो किस तरीके से प्रभावित करती है नगरीय समाज को, और उसमें जो विभिन्न कारक हैं उनका किस प्रकार से योगदान होता है, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं इसके माध्यम से। सांस्कृतिक कारकों का एक विश्लेषण करने का या उनकी चर्चा करने का एक कारण यह भी है कि हम सभी इस तथ्य को नकार नहीं सकते हैं कि संस्कृति जो है वो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात मानव का जो जीवन है वो संस्कृति से अलग होकर नहीं देखा जा सकता है। हमने पहले भी इस बात की चर्चा की थी कि संस्कृति को मुख्यतः दो भागों में बांटकर देखा जाता है। एक है भौतिक संस्कृति और दूसरी है अभौतिक संस्कृति। तो जो भौतिक संस्कृति है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न आविष्कारों को रखते हैं, उपयोगी वस्तुओं को रखते हैं जो मनुष्य के जीवन में काम आती हैं, उसके दैनिक जीवन को सरल बनाती हैं, और इसे ही सभ्यता का नाम दिया गया। और अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत हम विचारधाराओं, विश्वासों, रीति रिवाजों, प्रथाओं, परंपराओं इत्यादि इन सब को रखते हैं जो मनुष्य की जो वैचारिक प्रणाली है, उसकी जो वैचारिक स्थिति है उसको प्रभावित करते हैं। हम क्यों संस्कृति की चर्चा कर रहे हैं? हम ये आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे मनुष्य जो है, उसके जो व्यवहार होते हैं, वो उसकी संस्कृति से प्रभावित होते हैं। तो अब आप देखते हैं कि विभिन्न समाजों में संस्कृति होती अवश्य है, लेकिन उसका जो स्वरूप होता है, वो अलग-अलग होता है हर समाज में। और उसी के अनुरूप व्यक्ति के जो आचरण करने के जो नियम होते हैं और उसको मतलब कैसे व्यक्ति समाज में व्यवहार करेगा विभिन्न परिस्थितियों में, ये उसके द्वारा निर्धारित होता है, उसकी संस्कृति के तत्वों द्वारा। तो भौतिक और अभौतिक संस्कृति व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। इसी संदर्भ में अगर हमने चर्चा शायद नहीं की है कि सांस्कृतिक जो विलंबना का सिद्धांत विकसित किया गया था, वो इसी संदर्भ में, इसी परिप्रेक्ष्य में विकसित किया गया कि जिसमें ये कहा गया कि जब जो भौतिक संस्कृति होती है वो अभौतिक संस्कृति से आगे निकल जाती है, तो संस्कृति के दोनों पक्षों में क्या होता है, एक प्रकार का विलंबना या एक तरीके का गैप विकसित हो जाता है कि एक संस्कृति तो बहुत आगे निकल गई और जो दूसरी संस्कृति है वो पीछे रह गई। तो उसको नाम दिया गया सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत, और ये कहा गया कि जो आविष्कार होते हैं वो बड़ी तेजी से होते रहते हैं। आप जैसा देखते हैं कि आज कोई नई टेक्नोलॉजी का आपने मोबाइल लिया, आपने मान लीजिए कि 50 मेगापिक्सल या 60 मेगापिक्सल या 100 मेगापिक्सल कैमरा या 108 मेगापिक्सल कैमरा का फ़ोन आपने ले लिया, और कुछ ही दिनों बाद आप फिर खबर पढ़ते हैं कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा मोबाइल में मिलेगा। तो अब क्या है कि ये प्रौद्योगिकी इतनी तेजी से परिवर्तित होती है, आए दिन आपको नए-नए आविष्कार देखने को मिलते रहते हैं। नई-नई ऐसी वस्तुएँ आपको देखने को मिलेंगी जो व्यक्ति के जीवन को आसान बना रही हैं। व्यक्ति ने कल्पना ही नहीं की थी कि इन आविष्कारों के माध्यम से उसका जीवन इतना सरल हो जाएगा। और इस परिवर्तन की तुलना अगर हम अभौतिक संस्कृति से करें तो वहाँ पर इतनी तेज़ी से परिवर्तन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उसमें हमारे विचार शामिल होते हैं, और कहा जाता है कि विचारों को परिवर्तित करना इतना आसान कार्य नहीं होता है। ये कोई ऐसी आदत नहीं है व्यक्ति की जो रातों-रात परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि संस्कृति है, संस्कृति से लोगों को एक तरीके का जुड़ाव भी होता है। व्यक्तियों का चूँकि पूरा जीवन उनके संस्कृति के द्वारा निर्धारित किए गए नियमों और आचरणों की व्यवस्था पर आधारित होता है, तो उनमें बदलाव करना व्यक्ति के लिए इतना आसान, इतना सरल नहीं होता है कि वे रातों-रात अपनी इन आदतों को बदल सकें। तो उसमें लंबा समय लगता है, और जबकि जो भौतिक संस्कृति है हमारी, तो उसमें क्या है कि दिन-प्रतिदिन नई प्रौद्योगिकी के आने से परिवर्तन संभव होते हैं। तो अब क्या होता है कि एक संस्कृति आगे निकल गई और दूसरी संस्कृति पीछे निकल गई। लेकिन हम ये देखते हैं, ये अवश्य पाएँगे आप कि ये जो संस्कृतियाँ होती हैं, ये मनुष्य को प्रभावित करती हैं, और मनुष्य के साथ-साथ समाज को भी। संस्कृति समाज का ही एक अभिन्न अंग है।
तो हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति के जीवन में संस्कृति का इतना अधिक महत्व है, तो समाज के पूरे व्यक्तियों पर उनकी संस्कृति का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और ये जो संस्कृति होती है, इसी कारण से हम पाते हैं कि हर एक नगर की अपनी एक अलग संस्कृति विकसित हो जाती है। और इसी संदर्भ में आप पाएँगे कि नगरों को हम उनकी संस्कृतियों के आधार पर भी अलग-अलग विभाजन में रख देते हैं। जैसे अगर किसी नगर में धार्मिक प्रभाव ज़्यादा है ना? वहाँ पर कोई धाम है या कोई तीर्थ है, तो वहाँ पर हम उसको कह देते हैं कि ये धार्मिक नगरी, क्योंकि वहाँ की जो संस्कृति है वो बाकी के नगरों से अलग है। जैसे कहा जाता है कि अगर आप काशी जाते हैं तो वहाँ के माहौल में आपको एक अल्हड़पन एक देखने को मिलेगा, एक अलग प्रकार का लोगों में उत्साह, उल्लास देखने को मिलता है। तो आप हम क्यों ये चर्चा कर रहे हैं? इसी वजह से कर रहे हैं कि जो संस्कृति एक विकसित हो जाती है लोगों की, आचरणों की जो व्यवस्था किस रूप में विकसित होती है, वो नगरीय समाज को भी वही रूप प्रदान कर देती है। कुछ नगर जो होते हैं जिन्हें व्यावसायिक नगर कहते हैं, वहाँ आप आसानी से समझ जाएँगे, और एक धार्मिक नगर को आप देख लें और एक व्यावसायिक नगर को आप देख लें, तो दोनों की संस्कृतियों में आपको एक अंतर देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप किसी व्यावसायिक नगर आप मुंबई चले जाएँ, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एक अलग प्रकार का संस्कृति वहाँ पर है। वहाँ पर समृद्धि को और फ़ैशन को उसका प्रतीक माना जा रहा है, जो नगरीय सभ्यता है। हमने जैसे शुरुआत में ही बात की थी कि आजकल क्या है कि नैतिकता को किसी भी समाज का एक मुख्य मानक नहीं मानते, बल्कि फ़ैशन और समृद्धि को मानते हैं। तो जो आप अगर इन व्यावसायिक नगरों में चले जाएँगे, तो वहाँ पर आपको इस प्रकार की संस्कृति देखने को मिलेगी। इसके अलावा कॉर्पोरेट कल्चर जो होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो हम कहने का आशय ये लगा रहे हैं, हमारे कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार की संस्कृति उस समाज में निर्मित हो जाती है, नगर की पहचान भी उसी रूप में बन जाती है धीरे-धीरे। वहाँ के लोगों ने संस्कृति को जिस रूप में अपनाया हुआ है, जिस प्रकार संस्कृति के तत्वों को विकसित किया है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या करते हैं कि नगर में एक अन्य प्रकार की संस्कृति को जन्म दे देते हैं, जो आगे चल के नगर की एक नई पहचान के रूप में विकसित होते हैं, जिसके आधार पर हम धार्मिक नगर कह देते हैं, व्यावसायिक नगर कह देते हैं, वाणिज्यिक नगर कह देते हैं, आदि-आदि। और इस इन संस्कृतियों में आप आसानी से विभेद भी कर सकते हैं। तो जो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, इसके द्वारा हम नगरीय समाज पर संस्कृति का प्रभाव कैसा पड़ता है, और फिर जब ये संस्कृति विकसित हो जाती है, फिर ये व्यक्तियों को कैसे प्रभावित करती है, ये भी देखना एक बहुत दिलचस्प तथ्य होता है कि जैसे कहा ये जाता है कि संस्कृति जो है, उसका निर्माण किया तो व्यक्ति नहीं है, लेकिन जब ये बन जाती है, निर्मित हो जाती है, तो ये व्यक्तियों को ही प्रभावित करने लगती है, उससे ऊपर की चीज़ बन जाती है। इसीलिए संस्कृति को अधिसावयवी, अधिवैयक्तिक कहा गया है कि जिस मनुष्य ने संस्कृति को निर्मित किया, उसी मनुष्य के व्यवहारों को नियंत्रित करने लगती है संस्कृति, उसके आचरणों को अपने अनुसार बनाने लगती है संस्कृति। तो किसी भी समाज में, चाहे वो नगरीय हो, चाहे वो ग्रामीण हो, उसमें हम सांस्कृतिक कारकों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य के द्वारा नगरीय समाज में संस्कृति का प्रभाव हमने देखा कि दोनों ही, चाहे वो व्यक्ति हो, वो संस्कृति को कैसे प्रभावित करता है, और जो व्यक्ति है वो संस्कृति से प्रभावित कैसे होता है। ये दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। मान लीजिए कि अभी कोई नगर का व्यक्ति है और वो अन्य किसी नगर में जाता है या अन्य किसी देश में जाता है, और उसको कुछ अलग सी या अनोखी तत्व कोई देखने को मिलता है, तो वो अपने जीवन में उसको अपनाने का प्रयास करेगा। आजकल तो सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, तो हम घर बैठे ही अन्य संस्कृतियों के बारे में भी जान सकते हैं कि किसी नगर में कैसी वहाँ पर हैं जो हमारे समाज में देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब जैसे आजकल व्लॉगिंग का एक तरीके से पेशा कह लीजिए आपकी विकसित हो रहा है, या लोगों का शौक होता है व्लॉगिंग करना। तो अगर किसी अन्य देश का कोई व्यक्ति है,
वो वहाँ से बैठकर व्लॉगिंग कर रहा है, अपने समाज का, अपनी संस्कृति का परिचय आपसे करा रहा है। तो कुछ ना कुछ तत्व ऐसे अवश्य होते हैं जो प्रत्येक नगर में उसकी विशिष्टता के रूप में होते हैं। मैंने पहले भी आपको कहा कि संस्कृति से ही किसी नगर की एक पहचान बनती है। तो जब आप देखते हैं कि कोई एक ऐसा तथ्य है जो आपके समाज में या हमारे समाज में मौजूद नहीं है, तो हम उसको तुरंत ही अपनाने का प्रयास करने लगते हैं। और ये जो सांस्कृतिक संपर्क की प्रक्रिया रही, या जिसे आप पर संस्कृति ग्रहण कर लीजिए, ये नगरीय समाजों ने सबसे ज़्यादा, जो कह लें एक तरीके से, कि जनजातीय समाजों को अत्यधिक प्रभावित किया। और उसकी वजह से क्या हुई कि उनकी जो एक कह लीजिए संस्कृति की एक अलग पहचान थी, एक अनोखी विशिष्टता थी उनकी, वो कहीं न कहीं विलुप्त होने लगी। क्योंकि उनको ये लगा कि जो नगरीय जीवन है वो अत्यधिक सुविधापूर्ण है, उसमें पूरी तरह से सुख-सुविधाएँ हैं, एक अलग प्रकार की चकाचौंध है, एक अलग प्रकार का उसमें आकर्षण है। तो लोगों ने क्या किया कि उनको ये लगा कि अब हमारी संस्कृति के जो तत्व थे, वो कहीं न कहीं अप्रासंगिक हो चले हैं, और जो नगरीय जीवन के जो तत्व हैं, वहाँ की जो संस्कृति है, वो अत्यधिक क्या है, एक तरीके से उनको रुचिकर लगने लगी। तो उन्होंने अपने संस्कृति के तत्वों को छोड़कर दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनाना शुरू कर दिया, और इसमें मुख्य कारक किसने निभाया? नगरीय संस्कृति ने। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा सांस्कृतिक कारक होते हैं, वो किस प्रकार से नगर को विकसित करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो आज के इस व्याख्यान में बस इतना ही। आगे हम अन्य बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।